नमस्कार। आइए आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हाइबरलर के अवसर लागत सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आपने दो सिद्धांत यानी जो क्लासिकल सिद्धांत है उनको देखा होगा, जिसमें एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत तथा रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था। इन सिद्धांतों में कुछ कमियां थी और उन्हीं कमियों के सुधार के रूप में हाइबरलर ने अपना अवसर लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इस सिद्धांत को देखने से पूर्व आइए थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं हाइबरलर के विषय में। हाइबरलर, जिन्हें हम लोग गॉटफ्राइडर वॉन हाइबरलर कहते हैं, इनका जन्म 20 जुलाई 1900 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, जिसे हम लोग ऑस्ट्रिया के नाम से, ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री, लेखक और शिक्षक, जिनका प्रमुख विशेषज्ञता क्षेत्र इंटरनेशनल ट्रेड था, उनकी इस थ्योरी पर आज आइए चर्चा करते हैं। हाइबरलर के सिद्धांत को देखने से पूर्व, जानने से पूर्व, आइए उनके सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर बात की जाए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो मान्यताएं हैं, वो पहली मान्यता है आर्थिक प्रणाली पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में है, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास एजम्पशंस है, वस्तु और कारक बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है इन द कमोडिटी मार्केट और इन द फैक्टर मार्केट, दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशंस को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसके उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही उसका प्राइस होता है। यानी सीमांतवादी सिद्धांत के आधार पर आपका वस्तु की जो कीमत है उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर यहां पर रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट है, आपके पास प्रत्येक कारक की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है, कारक की आपूर्ति निश्चित है, यानी जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड सप्लाई है, ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है, आपके अगली एजम्पशंस है, प्रौद्योगिकी स्थित दी गई है, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, ना उसमें इंप्रूवमेंट होता है ना उसमें कोई चेंजेस की संभावना है। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने स्थिर मान लिया है। नाउ द नेक्स्ट है, दो व्यापारिक देश हमने यहां पर सिद्धांत में लिया है, एक आपका व्यापारिक देश इंडिया है और दूसरा आपका व्यापारिक देश यहां पर मलेशिया को लिया गया। ठीक है। दो व्यापारिक देश है और इन दो व्यापारिक देशों द्वारा दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो इंडिया व्हीट और राइस का उत्पादन कर रहा है और मलेशिया भी दो कमोडिटी व्हीट एंड राइस का, या सॉरी यहां पर रबर का हम ले लेते हैं, जंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, रबर का उत्पादन कर रहा है। तो व्हीट एंड रबर इंडिया कर रहा प्रोडक्शन, मलेशिया भी व्हीट एंड रबर का उत्पादन कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट है, प्रत्येक देश में दो उत्पादक कारक होते हैं, वो इंडिया और मलेशिया में दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहां पर एज्यूम किया गया है, माना गया है। पहला फैक्टर है आपका कैपिटल एंड सेकंड है आपका लेबर, यानी दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट है, प्रत्येक देश के भीतर सभी कारक गतिशीलता है, यानी देश के अंदर तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो मूवेबल हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कांस्टेंट मान लिया गया है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर गतिशीलता का अभाव है, देश के अंदर गतिशीलता पाई जा रही है। नाउ द नेक्स्ट है, दोनों देशों के बीच उत्पादन के कारक पूरी तरह से स्थिर है। ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपके साथ एजम्पशंस देखी थी। अब इस सिद्धांत पे हम बात करते हैं। तो जो हाइबरलर का अवसर लागत सिद्धांत है, ये वास्तव में
क्लासिकल सिद्धांत का हम कह सकते हैं संशोधन है, या क्लासिकल सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया गया था। और क्लासिकल सिद्धांत जो तुलनात्मक लाभ या लागत का सिद्धांत हम कह सकते हैं, उसमें एक कमी थी। उन्होंने स्थिर पैमाने के प्रतिफल पर ही सारे के सारे आपने मान के चलते हो कि प्रोडक्शन फंक्शन पे काम किया था। और यहाँ पर हैबरलर ने मान लिया है कि उत्पादन की तीनों दशाओं के अंतर्गत व्यापार की सिचुएशंस क्या होगी। तो यानी क्लासिकल सिद्धांत केवल स्थिर लागतों को लेकर के बात किया था, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्थिर माना था, जबकि यहाँ पर स्थिर गति से, बढ़ते गति से और घटते क्रम से तीनों लागतों को लेकर के कार्य किया गया है। और इस वीडियो लेक्चर में आपको स्थिर लागतों के अंतर्गत हम व्यापार कैसे करते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद के जो 2 वीडियो अभी हम लॉन्च करेंगे उसमें आप देखोगे कि कैसे बढ़ती लागतों के अंतर्गत या घटती लागतों के अंतर्गत भी व्यापार संभव है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये बात की कमी की थी, जिसको यहाँ पे सुधारा गया। दूसरा, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने केवल लेबर को वहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में एक्सेप्ट किया है, ओनली लेबर। यहां पर देखिए कि कैपिटल एंड लेबर दोनों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो ये करेक्शंस आए और हैबरलर ने अपना अवसर लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत इस प्रस्ताव पर आधारित है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कम अवसर लागत वाला देश, जहां पर अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, वो उस वस्तु के तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है और दूसरी वस्तु में तुलनात्मक उसे नुकसान होता है। यानी जिसमें कम अवसर लागत है उसको क्या करता है, उस वस्तु में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करेगा और दूसरी वस्तुओं में तुलनात्मक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि एक साधन के या एक जो आपके उत्पादन के संसाधन होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है या तो उस संसाधन को ए प्रयोग में लगा लो या तो बी प्रयोग में लगा लो। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सच एज लेबर को अगर मैं ले लेता हूं और लेबर को चाहे तो आप ए प्रोडक्शन में लगाइए या बी में लगाइए, लेकिन दोनों एक्टिविटी में एक साथ लेबर नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अगर ए प्रयोग से हटा करके हम उसको बी प्रयोग में लगाते हैं तो ए उसकी अवसर लागत होगी, या बी प्रयोग से उठा करके किसी लेबर को हम ए प्रयोग में लगाते हैं तो जिस प्रयोग को छोड़ता वो उसकी अवसर लागत होगी। तो इस सिद्धांत को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है और इसी के आधार पर उन्होंने बताया था कि कैसे व्यापार होता है। नाउ द नेक्स्ट है, हम कांस्टेंट कॉस्ट की बात करते हैं, स्थिर लागतों के अंतर्गत की बात करते हैं। और स्थिर लागत के अंतर्गत जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, वो वास्तव में क्या होगा, वो आपका एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र स्थिर लागतों के अंतर्गत एक सीधी रेखा के रूप में होता है। ठीक है, बढ़ती लागतें या घटती लागतों के संदर्भ में कैसे होगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, आप कमेंट में हमें अवश्य बताइए। बढ़ती लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र कैसे होगा और घटती लागतों के अंतर्गत कैसे होगा, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। तो अब देखते हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट के अंतर्गत जो आपकी उत्पादन संभावना रेखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो एक सीधी रेखा के रूप में है, जो यहां पर मैंने पीसी के नाम से लिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सीधी रेखा के रूप में है, जो ये मुझे बताती कि आपकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर निकालने के लिए आप देख सकते हो कि अगर मुझे डेल्टा एक्स का मान बढ़ाना है, इतना मैं बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो आपको डेल्टा वाई कमोडिटी का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये आपका डेल्टा वाई का उत्पादन कम करना पड़ेगा, तब आपको डेल्टा एक्स का मान बढ़ाएंगे। तो द रेशियो बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई remain constant, hence we can say that this is the constant production possibility curve। दोनों के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर सदैव स्थिर रहेंगी, इसलिए यहां पर उत्पादन संभावना वक्र आपका एक सीधी रेखा के रूप में होगा। चलिए मान लीजिए अब मुझे
फिर से उतनी ही डेल्टा x1 वस्तुएं ही प्राप्त करना, पुनः जो हमने यहाँ पर डेल्टा x0 प्राप्त किए थे, तो मुझे पुनः डेल्टा y कमोडिटी 1 का त्याग उतना ही करना पड़ेगा। तो हम A से B पर आ जाते हैं और B से हम C पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर है, और अगर पुनः मुझे डेल्टा x का मान बढ़ाना है तो डेल्टा x का मान बढ़ाने के लिए डेल्टा x2, इतना डेल्टा x2 प्राप्त करने के लिए मुझे पुनः डेल्टा y की मात्रा उतनी ही छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा x0 इक्वल टू डेल्टा x1 इक्वल टू डेल्टा x2 डॉट 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 आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा xn तक। ठीक है, उसी प्रकार डेल्टा आपका y0 इक्वल टू डेल्टा y1 इक्वल टू डेल्टा y2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू डेल्टा yn। तो यहां पर हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर को स्थिर देख रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो एक लाइन के रूप में होता है, लीनियर लाइन होती है, उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी भी लाइन के रूप में है तो उसका कांस्टेंट कॉस्ट का यही मतलब है कि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो स्थिर है। तो हम जान गए कि कांस्टेंट कॉस्ट क्यों है। अब चलिए हाइबर्लर के सिद्धांत की विवेचना कर लेते हैं। हाइबर्लर ने दो देश माना है। सपोज दैट यहां पर इंडिया को लिया गया है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, नो ट्रेड की स्थिति में जब आप व्यापार नहीं कर सकते हो तो आधार अक्ष पर वीट को लिया गया है तथा लंब अक्ष पर रबर को लिया गया है। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ इंडिया। ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मैंने इसको ए बी मान लिया है, जो एक सीधी रेखा के रूप में है, और ये बताता है कि कांस्टेंट कॉस्ट के अंतर्गत ये आपको यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दर्शा रहा है। अब देखिए, अवसर लागत सिद्धांत हमें क्या कहता है कि भारत अगर ए पॉइंट पर रहता है, सच एज ए पॉइंट पर, तो उसे वीट के प्रोडक्शन के अवसर को गंवाना होगा। अवसर लागत सिद्धांत है, हाइबर्लर का सिद्धांत है। अगर आप बी पॉइंट पे रहोगे तो आप रबर के प्रोडक्शन का अवसर गंवा दोगे। लेकिन मुझे नो ट्रेड की कंडीशन में हूं तो मुझे दोनों वस्तुओं का उत्पादन चाहिए ताकि मैं अपने देश में कंजप्शन को मेंटेन रख सकूं। अतः आप इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मध्य में कहीं पर स्थित होंगे। तो मध्य पर आपने कौन सा पॉइंट चुना, प्रोडक्शन पॉइंट E1 आपका प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट होगा। अब ये मतलब क्या होगा, E1 पॉइंट पर आप प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कितना प्रोडक्शन करेंगे, आप वीट का W1 प्रोडक्शन करेंगे, एंड आप रबर का कितना प्रोडक्शन करेंगे, रबर का OR1 प्रोडक्शन करेंगे। तो आपके देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं OW1 प्लस OR1। इतना प्रोडक्शन किसका हो रहा है, वीट एंड रबर का। एंड आपका E1 आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंजप्शन पॉइंट आल्सो, यही उपभोग बिंदु भी होगा। अब ये क्यों होगा कंजप्शन पॉइंट, कंजप्शन पॉइंट होने के लिए आपको देखिए, जितना वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हो वो देश के लोग कंज्यूम भी तो करेंगे, कंज्यूम करेंगे तभी तो हम उत्पादन कर रहे हैं। तो यही आपका OW1 प्लस OR1 ये कंजप्शन है, जितना हमने प्रोडक्शन किया वो कंज्यूम हो रहा, इसलिए हमारे पास कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI1 होगा। क्लियर है, CI1 हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होगा। देश का जो मन कह सकता हूं वेलफेयर है वो CI1 पर होगा। तो जितना हमने प्रोडक्शन किया उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं, हेंस E1 जो है वो आपका प्रोडक्शन पॉइंट है और वही आपका कंजप्शन पॉइंट भी होगा, दैट इज नोटेबल पॉइंट। चलिए, मैंने इंडिया की चर्चा किया, अब मैं चर्चा करता हूं कि ये जो आपके पास चतुर्भुज येलो कलर में आप देख सकते हो, दिस इज GDP, ये GDP होगी देश की। क्यों GDP होगी, जितना हमने उत्पादन किया या उपभोग किया ये GDP के रूप में होगा। तो ये देखिए, आप येलो कलर में एक बॉक्स देख सकते हैं जो ये GDP को दर्शाता है। तो आपने ये देखा, अब हम देखते हैं मलेशिया की स्थिति क्या है। मलेशिया भी दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, हमने एजम्पशन माना मलेशिया
अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि OX एक्सिस पर वीट को और OY एक्सिस पर हमने रबर को लिया है। अब हम देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर A1 B1 है। ठीक है, A1 B1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, लेकिन मलेशिया में क्लाइमेट ऐसा है, रिसोर्स ऐसे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं कि आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इन कंट्रीज में है वो आपका यहाँ पर E2 पॉइंट होगा। E2 पॉइंट आपका ये बताता है दिस इज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट ऑफ मलेशिया। ये मलेशिया का उपभोग तथा उत्पादन बिंदु है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीट का उत्पादन W2 तथा रबर का उत्पादन आप कितना कर रहे हो, R2 कर रहे हो। तो आपका जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है CI2 पर आप रहोगे, आपके देश के लोग रहेंगे, एक प्रकार का वेलफेयर फंक्शन है। इसको आप इंडिफरेंस कर्व नहीं, CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। तो thus we can say that E2 इक्वल टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट आपका जाना जाएगा कंजप्शन पॉइंट के नाम से, इसको आप जान सकते हो। ठीक है, यहां पर OW2 हमने वीट का उत्पादन किया, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। OR2 हमने क्या किया, रबर का उत्पादन कर रहे हैं। इस तरह हमारा जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है CI2 है मलेशिया का। अंडर नो ट्रेड आपको मैंने दोनों स्थितियां स्पष्ट कर दी। अब मलेशिया का जो GDP होगा वो या आप ग्रीन कलर से देख सकते हो, दिस इज द GDP ऑफ मलेशिया। चलिए, अब हैबरलर ने बात कही कि जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, जिस कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, अब आप देख सकते हो कि आपका मलेशिया में आप ज्यादा रबर का अच्छा उत्पादन कर सकते हो, यानी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो आप रबर पे स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हो? और भारत में अगर वीट उत्पादन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास कम है तो आप इसको क्यों नहीं उत्पादन कर रहे हो? तुलनात्मक लाभ अगर अधिक है तो आप इसमें उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि जिस कंट्री में तुलनात्मक लागत कम है आपको उसके उत्पादन में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण करना चाहिए तथा दूसरे देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए और उसके बाद ट्रेड कर लेना चाहिए। तो आइए हम इसको और स्पष्ट करते हैं। यहां पर मैंने एजवर्थ बॉक्स चित्र का प्रयोग करूंगा क्या, ताकि दो देशों के कंपैरेटिव स्टडी को हम लोग यहां पर देख सकें। तो एजवर्थ बॉक्स चित्र के माध्यम से आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार इंडिया और मलेशिया को इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया की। इंडिया जो आपका O एक्सिस पे लिया गया है, यहां पर उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, AB है। AB प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इंडिया की। अंडर नो ट्रेड जब व्यापार नहीं करता तो इंडिया क्या करता है, E1 पॉइंट पर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट है, मैं P एंड C कर देता हूं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट है। 10 इंडिया प्रोड्यूस W1 वीट, OW1 वीट एंड आपका OR1 रबर, यानी आपको वीट का उत्पादन कितना कर रहा है, OW1 कर रहा है एंड रबर का उत्पादन इंडिया क्या कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड OR1 कर रहा है। इस प्रकार कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI1 पर है। और आप ये एक बॉक्स देख सकते हो, दिस इज द GDP बॉक्स कह सकते हो। उसी प्रकार मैं मलेशिया को ऊपर ले रहा हूं, ऊपर एक्सिस पर ये आपका O डैश एक्सिस है, यहां पर मैंने मलेशिया को लिया है और मलेशिया के लिए ये रबर वाला लंबा अक्ष है तथा आधार अक्ष पर वहां पर वीट को लिया गया है। मलेशिया के संदर्भ में अगर आप डायग्राम को उलट करके देखेंगे तो आपको ये उसी तरह समझ में आएगा जैसे इंडिया का मैंने अभी देखा था। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मैं बात करता हूं, तो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द मलेशिया, दैट इज A1B। A1B आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसका है, मलेशिया का है। आपका AB प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसका है, इंडिया का है। तो देखिए दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और मलेशिया इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार के अभाव में कहां पर संतुलन में है, व्यापार के अभाव में E2 पर संतुलन में है। E2 पर संतुलन में है। X का उत्पादन आपका कितना, रबर का उत्पादन OR2 कर रहे हैं, ये आपका रबर का उत्पादन है OR2
OW2 और आपके पास वीट का उत्पादन वो कितना कर रहे हैं, वीट का उत्पादन आपका OW2 कर रहा है। इस प्रकार E2 पॉइंट क्या है, मलेशिया का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ये I2 होगा इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेड। और ये जो इसके अंदर बॉक्स आपका बन रहा होगा W2, E2, R2, O' ये आपका GDP है। यहीं पर एक नीचे बॉक्स बन रहा है वो इंडिया का GDP को दर्शा रहा है, जो मैं यहाँ पे येलो को से दर्शाया हूँ। दिस इज द GDP ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दिस इज द ग्रीन बॉक्स में GDP ऑफ द मलेशिया को दर्शाया गया है इन द अब्सेंस ऑफ नो ट्रेड, ठीक है, यानी इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेड के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। अब हाइबरलर की थ्योरी यहां पर लगेगी। हाइबरलर ने बताया कि जिसकी तुलनात्मक लागत कम है, ठीक है, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। तो वीट को भारत देखिए इंडिया में OB वीट उत्पादन कर सकता है, कितना, OB वीट का उत्पादन कर सकता है, जबकि OA मात्र रबर का उत्पादन कर सकता है। कौन कर सकता है, इंडिया। तो एक अपॉर्चुनिटी हम कह रहे हैं वो छोड़ दे, रबर के उत्पादन की अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ दे और वीट के उत्पादन की अपॉर्चुनिटी को वो पकड़े, ताकि उसका प्रोडक्शन लेवल अच्छा हो पाए। तुलनात्मक लागत सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार हमें प्रोडक्शन पॉइंट जो E1 पॉइंट था, इसको ना करके इंडिया का प्रोडक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, B पॉइंट होना चाहिए। ये आपका B पॉइंट क्या होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्शन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बी प्रोडक्शन पॉइंट हो गया, यानी इफ इंडिया स्पेशलाइज ऑन वीट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड आपका क्या हो जाए, लीविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर के उत्पादन का जो अपॉर्चुनिटी अगर उसको जो छोड़ दे तो उसका पॉइंट आ जाएगा बी। इसी प्रकार अगर मलेशिया जिसकी जो तुलनात्मक लागत है वो रबर की कम है तथा वीट की अधिक है, अगर वो स्पेशलाइजेशन रबर पर कर ले इन द रिस्पेक्ट ऑफ आपका कंपैरेटिव कॉस्ट, तो मलेशिया का प्रोडक्शन पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। तो यानी बी पॉइंट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया एंड मलेशिया आफ्टर स्पेशलाइजेशन, आफ्टर ट्रेड, ट्रेड के अंतर्गत अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो दोनों बी पॉइंट को एज ए स्पेशलाइजेशन चुन ले। इंडिया वीट के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन कर ले तथा मलेशिया जो रबर का उत्पादन करता है, जो वीट का उत्पादन करता है, वीट की वहां पे कॉस्ट अधिक है, रबर की कॉस्ट कम है, इसलिए रबर पे स्पेशलाइजेशन अगर कर ले तो प्रोडक्शन पॉइंट बी हो जाएगा। इस प्रकार हमें IPL मिल जाएगा। IPL हमारे पास तात्पर्य होता है कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन मुझे मिल जाएगी, और इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपकी क्या होगी, देखिए ये ब्लैक वाली इंटरनेशनल प्राइस लाइन मुझे मिल जाएगी। ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है। भारत में देखिए गेहूं का दाम, देखिए ये जो आपकी लाइन है AB लाइन है, इसकी स्लोप कम है, लेकिन A1B की लाइन की स्लोप ज्यादा, यानी IPL और ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। डोमेस्टिक प्राइस लाइन की अपेक्षा इंटरनेशनल प्राइस लाइन का ढाल अधिक है, यानी जो गेहूं का दाम घरेलू बाजार में कम अच्छा है, इंटरनेशनल बाजार में बहुत अच्छा है, ये स्लोप बताती है। तो और मलेशिया को आप देखिए कि मलेशिया की साइड से अगर आप ओडेस साइड से देखेंगे तो वहां पर भी रबर का दाम डोमेस्टिक मार्केट में उतना अच्छा नहीं है जितना इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो इंडिया एंड मलेशिया दोनों का प्रोडक्शन पॉइंट आपका बी पॉइंट था, तो वो अपना कंजप्शन पॉइंट कहीं पर यहां पर सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका E1 था, ये आपका E2 था, ये आपका E3 पॉइंट पर सेट करेंगे, E3 पॉइंट पर सेट करेंगे। इस प्रकार भारत का जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI1 था, अब वो इंप्रूव होकर के CI3 हो जाएगा, ठीक है। और भारत में अब क्या करेगा, भारत कितना गेहूं उत्पादन करेगा, OB गेहूं उत्पादन करेगा, कितना, OB गेहूं का उत्पादन करेगा वीट का, और जिसमें से OW1 कंजप्शन के लिए रख लेगा, इतना कंजप्शन के लिए रख लेगा। बाकी आप यहां पर एक ट्रायंगल देख सकते हो, इसे हम लोग ट्रेड ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका इस अमाउंट को भारत क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा, कितना, ये अमाउंट,
W1B गेहूं एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत को जरूरत तो पहले थी OW0 की इतनी, अब देखिए भारत में गेहूं का कंजप्शन भी बढ़ गया, अब इतना W1B उसके पास एक्स्ट्रा गेहूं है, वह एक्सपोर्ट कर देगा कहां, मलेशिया को। अब बदले में इतना रबर इंपोर्ट कर लेगा। तो देखिए जितना अपने डोमेस्टिक कंट्री में जब नो ट्रेड की स्थिति में वो उत्पादन कर रहा था, कितना रबर का उत्पादन आप देख सकते हो कि OR1 कर रहा था और गेहूं का उत्पादन OW1 कर रहा था। अब देखिए उसका दोनों का जो कंजप्शन हो गया है वो पहले से बढ़ गया है, यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन अब ज्यादा कर रहा है। उसी प्रकार मैं मलेशिया का देख सकता हूं कि मलेशिया का ट्रेड ट्रायंगल आप यहां पे देख सकते हो, ये ट्रेड ट्रायंगल है मलेशिया का, और यहां पर रबर का उत्पादन मलेशिया कितना कर रहा है, O-B कर रहा है, जिसमें से कंजप्शन के लिए OR1 वो रख ले रहा है, OR2 यानी R2 अब कंजप्शन के लिए O-R2 रख ले रहा है जो डोमेस्टिक से ज्यादा है, और R2B इतना रबर एक्सपोर्ट कर दे रहा है, इतना रबर एक्सपोर्ट कर दे रहा है किसको, इंडिया को। और वही एक्सपोर्ट करने के बाद देखो इंडिया को मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इंडिया को मिल जा रहा, बदले में ये गेहूं की मात्रा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गेहूं की मात्रा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। तो यहाँ से कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व देखिए यहाँ से खींच करके आगे की ओर हो गई। तो इस प्रकार दोनों देशों का जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो पहले से ऊंचे पे आ गया। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ के देशों का वेलफेयर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वेलफेयर बढ़ गया। तो ये जो दो ट्रायंगल बने ये ट्रेड ट्रायंगल को दिखाते हैं, और ये ट्रेड ट्रायंगल हमें ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड उनके फेवर में है, कम वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में अधिक वस्तुओं का हम इंपोर्ट करते हैं, और इस प्रकार हमारा दोनों वस्तुओं के संदर्भ में कंजप्शन पहले से इंप्रूव हो गया है। और जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में कंजप्शन इंप्रूव हो गया है तो हमारे देश का वेलफेयर भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए मलेशिया में अब जो कंजप्शन का लेवल है वो O- आपके पास यहाँ पर हो सकता है, आपका W3 कर सकते हैं। ये देखिए मलेशिया में कंजप्शन ऑफ व्हीट बढ़ गया है, तथा आपका रबर का भी कंजप्शन बढ़ गया है, और ट्रेड के बाद भारत में गेहूं तथा रबर का कंजप्शन बढ़ गया है। अतः हैबरल का सिद्धांत ये जो बताता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए और ट्रेड हमारे लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, आपको ये थ्योरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताइएगा। सो मच, थैंक यू।